घुप अंधेरे में एक तीखी महिला की चीख गूंजी और साथ ही चांदमहल की ओर जाने वाले पुराने दरवाजे का चरमराना सुनाई दिया, जैसे कोई उसे खोल रहा हो। अर्णव ने तुरंत अनाया का हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाया, देर हो गई, अब हमें भागना होगा। वह उसे खींचते हुए महल के पिछले गलियारों की ओर ले गया और उन गलियारों की दीवारों पर पुराने फीके पड़े चित्र थे। एक चित्र देखकर अनाया के कदम जम गए। वह एक शाही परिवार का चित्र था और उसमें एक महिला का चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था जैसे अनाया का चेहरा आईने में। अर्णव ने उसका हाथ फिर से खींचा, यहाँ मत रुकना। लेकिन अनाया के कानों में अचानक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई महिला बहुत पास खड़ी होकर कह रही हो, मेरी बेटी, मुझे बचा लो। अर्णव का हाथ कसकर थामे। अनाया महल के पीछे के अंधेरे गलियारों में दौड़ रही थी। मशालें बुझ चुकी थीं और सिर्फ चांदनी पत्थरों पर रेंगते हुए रास्ता दिखा रही थी। लेकिन उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, मेरी बेटी, मुझे बचा लो। इतनी पास, इतनी साफ, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। उसने रुककर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिवाय एक पुरानी खिड़की के जो चांदमहल के प्रांगण की ओर खुलती थी। चांदमहल वह जगह जिसे देखना भी मना था। दूर से वह एक महल के भीतर दूसरा महल लगता था, लेकिन उसकी दीवारें काली हो चुकी थीं। खिड़कियों पर जंग लगे लोहे के जाल थे और दरवाजे पर पुराने ताले टंगे थे, कम से कम 3। लेकिन अभी उनमें से एक ताला टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था। अर्णव ने अनाया को रोकते हुए कहा, हम यहाँ नहीं रुक सकते, यह जगह मेरे अतीत से जुड़ी है। अनाया ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। अर्णव ने उसकी आंखों में देखा और उस पल उसे समझ आ गया कि यह लड़की वैसी नहीं है जैसी उसने अब तक देखी है। वह जिज्ञासु थी, लेकिन साथ ही किसी अदृश्य डोर से यहाँ खिंची चली आई थी। अचानक महल के गहरे हिस्से से कदमों की आहट आई, भारी, धीमी, लेकिन बेहद डरावनी। अर्णव ने उसे पास खींचा और एक पत्थर की मूर्ति के पीछे छुपा लिया। गलियारे के सिरे पर एक लंबा सा साया हिला और उसके साथ ही दीवारों पर टिमटिमाती मशालों की मरी हुई रोशनी जैसे जीवित हो उठी। वह कोई महल का पहरेदार नहीं था। उसका चेहरा आधा फटा हुआ मुखौटा ढके था और उसकी आंखें अजीब लाल रोशनी में चमक रही थीं। वह सीधे चांदमहल के दरवाजे की ओर गया, अंदर झांका और फिर धीमे से बुदबुदाया, वक्त करीब है। अर्णव ने अनाया के कान में कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अनाया का ध्यान एक दूसरी चीज चला गया। दरवाजे के पास जमीन पर पड़ा एक चांदी का कंगन जिसमें नीलम जड़ा था। उसने उसे उठाया और जैसे ही उसकी उंगलियां कंगन को छुईं, उसकी आंखों के सामने अजीब सी धुंधली तस्वीरें तैरने लगीं। एक युवती शाही वस्त्रों में किसी से भाग रही थी। मशालें जल रही थीं, लोग चिल्ला रहे थे और फिर एक आग की लपट में उनका चेहरा जलकर धुंधला हो गया। अनाया हांफते हुए पीछे हटी और अर्णव ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। तुमने क्या देखा? शायद मेरी माँ को। उसके मुंह से अपने आप निकल गया। अर्णव ने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहने से पहले ही गलियारे के अंत से फिर वही लाल आंखों वाला साया मुड़ा, इस बार उनकी ओर बढ़ते हुए। बिना वक्त गंवाए अर्णव ने अनाया को अपने साथ दौड़ाया, सीढ़ियां चढ़ाते हुए महल के ऊपर वाले हिस्से की ओर। सीढ़ियों के अंत में एक पुराना दरवाजा था
जिसे उसने जोर से धक्का दिया और दोनों अंदर चले गए। यह एक पुराना पुस्तकालय था जिसमें मोटी मोटी किताबें और पर्चियां भरी थीं। कमरे में धूल तैर रही थी और हवा में पुराने कागज की गंध थी। अर्णव ने दरवाजा बंद करके उसे भीतर से बंद कर दिया। अब बताओ, तुम कौन हो और चांदमहल की तरफ क्यों खिंच रही हो? उसकी आवाज इस बार रौबदार थी, लेकिन आंखों में चिंता थी। अनाया ने सब कुछ बता दिया, अपने माता पिता की रहस्यमयी मौत, आग, गांव के लोगों की बातें और आज मेले में जो कुछ हुआ। अर्णव चुपचाप सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, अनाया, मुझे लगता है तुम्हारे माता पिता की मौत का राज चांदमहल में ही छुपा है, और जो भी वहाँ है वह अभी जिंदा है, या फिर वह रुका, या फिर जिंदा से भी बदतर। कमरे की खामोशी अचानक एक धीमी, डरावनी सरसराहट से टूटी, जैसे कोई रेशमी कपड़े घसीटता हुआ उनके पास आ रहा हो। दोनों ने मुड़कर देखा और पुस्तकालय के कोने में परछाइयों में एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद चेहरे पर आधा जला हुआ घूंघट और आंखें बिल्कुल वैसी जैसी अनाया की थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बिना होंठ हिलाए अनाया के दिमाग में उसकी आवाज गूंजी, अगर सच जानना चाहती हो तो आधी रात को अकेले चांदमहल आना, पर याद रखना वहां से लौटने वाला कोई नहीं। और अगले ही पल वह धुंध में बदलकर गायब हो गई। महल की घड़ी ने 12 का घंटा बजाया तो पूरे सूर्यगढ़ में जैसे ठंडी खामोशी फैल गई। हवाएं भी मानो थम गई थीं, बस कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अनाया ने नीली चुनरी कसकर लपेटी और धीरे से पुस्तकालय का दरवाजा खोला। अर्णव उसके पीछे पीछे निकला, हाथ में एक तलवार और कमर में एक मशाल लिए हुए। उसकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन चेहरे पर हल्की सी चिंता भी। तुम जानती हो, अगर हम गए और पकड़े गए तो, उसने कहा। अनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से कहा, मैं पहले ही अपनी जिंदगी डर में जी चुकी हूँ अर्णव, अब सच जाने बिना नहीं रुक सकती। दोनों चुपचाप महल के पीछे वाले गलियारों से होते हुए चांदमहल के करीब पहुँचे। रास्ते में पत्थरों पर जमी काई, टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा और दीवारों पर टिमटिमाती मशालों की मरी हुई रोशनी, हर चीज माहौल को और भारी बना रही थी। अर्णव ने एक पुराना लोहे का ताला तोड़ा, दरवाजा चरमराया और भीतर घुप अंधेरा खुला। जैसे ही दोनों अंदर कदम रखे, हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उनकी सांसें धुंध में बदल गईं। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, लेकिन उनके चेहरे खुरचे हुए थे, मानो किसी ने उन्हें मिटाने की कोशिश की हो। फर्श पर पड़ी टूटी चूड़ियां और जले हुए कपड़ों के टुकड़े बता रहे थे कि यहाँ कभी कुछ भयानक हुआ था। अचानक गलियारे के अंत में वही सफेद घूंघट वाली औरत दिखाई दी। इस बार वह ज्यादा साफ दिख रही थी, आधा जला हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी कोमलता। सने हाथ उठाकर अनाया को इशारा किया कि उसका पीछा करे। अर्णव ने तलवार कसकर पकड़ी और दोनों उसके पीछे पीछे गए। वह उन्हें एक बड़े हाल में लेकर गई, जहां बीच में एक पुराना